एस्टेट की बात करें, इस सेशन का नाम है द रियलिटी रिवॉल्यूशन और मुझे लगता है पिछले 10 साल हमने रियल एस्टेट को जिस तरह से अपने देश में बदलते हुए देखा है, इसके लिए किसी आंकड़ों की ज़रूरत नहीं है, हमारी आंखें ही बयान कर देंगी कि क्या कुछ बदला है इस देश में। बात करें पॉलिसी लेवल की तो हमने स्मार्ट सिटी का एक दौर देखा और अब हमारे देश के कई ऐसे शहर हैं जो स्मार्ट सिटी के तौर पर उभर रहे हैं, फल फूल रहे हैं। फिर हमने अफोर्डेबल हाउसिंग का एक दौर देखा और उस इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी हमारे बीच में मौजूद हैं जिन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग को एक नई ऊंचाई पर लेकर गए और सस्ते घर के सपने को उन्होंने पूरा किया। और उसके बाद पॉलिसी लेवल पर सबसे बड़ा बदलाव मुझे लगता है वो रहा है रेरा। और रेरा के आने के बाद हर घर खरीदार के लिए अपने घर के सपने को पूरा करने में जो भी दिक्कतें आ रही थी उस गैप को फुलफिल करने में सरकार ने बहुत एक्टिव भूमिका निभाई है। इतना सब कुछ हुआ है, लेकिन अब अहम है आगे का सफ़र, आगे का रास्ता कैसा रहेगा और इनसे मैं यही बात करने वाली हूँ। गजेंद्र जी, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। मुझे लगता है सीमेंट और रियल एस्टेट इंडस्ट्री, इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है उसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर डिमांड बढ़ेगी तो आपके लिए अच्छा बिजनेस होगा, आपके लिए अच्छा बिजनेस होगा, यानी रियल एस्टेट के लिए अच्छा बिजनेस हो रहा है और अच्छा बिजनेस का मतलब है कि घर खरीदार बाजार पहुंच रहे हैं और खरीद रहे हैं। अभी किस तरह का डिमांड आप देख रहे हैं जब हम इतने क्रूशल जंक्चर में खड़े हैं? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया TV9 का। बहुत एप्रोप्रिएट समय है ये जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉल लिया है कि विकसित भारत बाय 2047, तो ये बड़ा एप्रोप्रिएट समय है एक इवेंट होस्ट करने का जिसमें हम नए डेवलपिंग अ न्यू इंडिया की हम बात करें। तो ये बड़ा एप्रोप्रिएट समय है। आपको बहुत बधाई इस आयोजन के लिए एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। डिमांड की बात करें तो देखिए पिछले 2-3 वर्षों में एक मैं पहले सीमेंट की बात करूं तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो बहुत रिमार्केबल रही है और जिसकी वजह से एक जो बेस है, बेस लाइन भी बड़ा हो गया है। एवरी ईयर ऑन ईयर जो है वो बेस लाइन भी बड़ा हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि अब थोड़ा सा मॉडरेशन, थोड़ा सा ठहराव दिखने को मिल सकता है। और रियल इस्टेट पर से कि मैं बात करूं तो अगेन वो रेजिडेंशियल सेक्टर डिमांड लीड करेगा और वो करता ही रहेगा और मुझे लगता है वो डबल डिजिट में करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और सीमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से हमारी 80% रिक्वायरमेंट आती है। सो फ्यूचर में मैं देखता हूँ इसको, मतलब बजट के नंबर्स मैं शायद रिपीट नहीं करूँ, अभी हुआ है और हमने टीवी पे काफ़ी डिबेट की हैं और वो नंबर्स ही बताते हैं कि गवर्नमेंट जो इंटरिम बजट में भी 11.1 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे था, अभी अर्बन हाउसिंग पे हम 10 लाख करोड़ फोकस कर रहे हैं फॉर अर्बन पुअर्स। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है तो वो एक डिमांड जो है वो बहुत पॉजिटिव दिखती नज़र आती है और सप्लाई साइड भी हम आगे और चर्चा करेंगे आपसे। ठीक है, सो डिमांड साइड पॉजिटिव आउटलुक यहाँ पर। रेणुका मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि टाउन प्लानिंग के बगैर सारी डेवलपमेंट सभी कुछ धरे के धरे रह जाएंगे। तो टाउन प्लानिंग का क्या रोल है जिस न्यू इंडिया की हम बात कर रहे हैं उसमें, और इसमें आप लोगों ने अभी तक जो काम किया है उसके बारे में भी बताइए। Yeah, thank you so much and thank you TVN for organizing such a lovely program where lot of thought provocation is going to happen. So now coming down to what your query is all about, if you look into the history, like you know, आप अगर आज से 25 साल 30 साल पुरानी बात करेंगे तो Department of Town and Country Planning was at a very nascent stage, as in कि पहले शहरीकरण इतना नहीं था, तो ना शहरीकरण था ना प्लानिंग की ज़रूरत थी। बट जैसे जैसे समय बीतता गया, डेवलपमेंट होती गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता गया और 1985-90 के दौर के बाद डिपार्टमेंट ने एक काफ़ी एक्टिव रोल प्ले करना शुरू किया, एज इन कि हमने डेवलपमेंट प्लान्स बनाए अपने पर्सपेक्टिव ईयर्स के लिए, एज इन वी एनविजन द सिटीज़ ग्रोथ फॉर द पर्सपेक्टिव ईयर बिफोर हैंड। सो जब तक एक डेवलपमेंट प्लान किसी शहर के लिए इन प्लेस नहीं होगा तब तक हैफाजत डेवलपमेंट को हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। जब तक लैंड यूजेस पर्टिकुलर एरियाज़ के डिफाइंड नहीं होंगे
तो डेवलपमेंट एक प्लान्ड तरीके से नहीं आएगी और एक हैफजत डेवलपमेंट आएगी, और परमिशंस भी उन अगर लैंड यूजेस के आधार पर नहीं देने का प्रावधान होगा तो कहीं पे कुछ भी आएगा, तो जो कि एक सोशल डेवलपमेंट, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक शहर के अपने एक अर्बन आउटलुक के लिए ठीक नहीं है। अगर हम स्पेसिफिकली आज हम मिलेनियल सिटी गुरुग्राम में बैठे हैं, अगर हम इसकी बात करें तो जो भी यहाँ के पुराने नेटिव्स हैं वो बिल्कुल ये समझेंगे कि 1990-95 में ये शहर सही मायने में एक हरियाणा के पटल पे बहुत विकसित शहरों में नहीं था, पर आप देख सकते हैं कि कनेक्टिविटी के चलते, एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी, एंड अगेन आई वुड द प्रमोटर्स ऑफ दिस summit, DLF has played a very crucial role in the development of this town. And as a department, since we had a development plan keeping in view all the sensitivities, all the potential जो भी इस शहर की ग्रोथ के फैक्टर्स थे उनको ध्यान में रखते हुए एक प्लान को इन प्लेस था हमारा, तो आज आप देख सकते हैं कि शहर का स्वरूप ही एक बिल्कुल नया है। तो एज प्लानर्स वी नॉट जस्ट ट्राई टू गिव हम शहर का डेवलपमेंट प्लान और वो किस तरीके से आएगा उसको प्लान करते हैं, बट एज एनफोर्समेंट विंग ऑफ आवर डिपार्टमेंट वी ऑल्सो ट्राई टू इंश्योर कि जो भी डेवलपमेंट्स आएँ, जो भी आगे हमारी विकास की योजनाएं आएँ, वो एक उसी स्वरूप में आएँ और जो हमारी अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़ हैं उनको कर्ब करने की भी हम कोशिश करते हैं। बिल्कुल, फॉरवर्ड प्लानिंग की सख्त ज़रूरत है, वो करते हैं। और मैम ने जो एक बात कही उसमें जो मुझे समझ में आ रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP मॉडल, वो यहाँ पर क्लियरली अगर एक सीनियर टाउन प्लानर होने के नाते ये बता रही हैं कि DLF की मौजूदगी यहाँ पर उसने भी चीज़ों को बदला है और ये लोग जो काम कर रहे हैं उसे पुश देने में मदद मिल रही है, तो कहीं ना कहीं वो PPP मॉडल जिसके बारे में हम चर्चा करते थे उसको हम ग्राउंड में एक्शन में देख रहे हैं। ओके, मैं थोड़ा सा आपको एक और, क्योंकि यहाँ सभी बैठे हैं तो आज मौका है, मैं थोड़ा सा इसको एनलाइटन करना चाहूँगी कि जो डेवलपिंग एजेंसीज़ हैं, किसी भी शहर को विकसित करने में डेवलपिंग एजेंसीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है। सरकारी तौर पे अगर हम देखें तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, आज की डेट में GMDA, और इन अथॉरिटीज़ का बहुत रोल होता है। परंतु क्योंकि एक्विजिशन जब से थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ है हमारे 2013 के एक्ट में मॉडिफिकेशन के बाद, then the private sector has played a very vital and crucial role wherein they have come forward with the urbanization की policies को, licensing की policies को जो हमारे डिपार्टमेंट की हैं, उनका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लेकर के आए हैं, जिससे कि हमारे शहर को आज जो स्वरूप हम देख रहे हैं वो देखने को हमें मिला है। तो न केवल सरकार बल्कि प्राइवेट लोगों का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है। बिल्कुल, ये इसे ही कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब मैं पढ़ती हूँ ओरिएंट पेल के CEO आदित्य गुप्ता की तरफ। सर, माई अपॉलॉजीज फॉर गेटिंग योर नेम रॉन्ग सर, बट टू मूव अहेड, जब हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, इतनी सारी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, आप जिस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ आप किस तरह की डिमांड देख रहे हैं और वहाँ पर पिछले 10 सालों में आपने क्या बदलाव देखे? थैंक यू प्रियंका, ग्रेट क्वेश्चन। आई थिंक डिमांड पॉजिटिव है, डिमांड बढ़ रही है। रियल एस्टेट सेक्टर यहाँ पे सब जानते हैं एक साइक्लिकल सेक्टर है, मतलब 2-4 साल ऊपर जाता है, फिर फ्लैट होता है, फिर ऊपर जाता है। ये वाला सेक्टर नहीं है जो हर साल मतलब 5-10% के हिसाब से बढ़ रहा हो। तो वी आर पॉजिटिव लॉन्ग टर्म। वी हैव एक्सपेंडेड आवर कैपेसिटी ड्रामेटिकली इन द लास्ट 5-6 ईयर्स। आपका जो दूसरा सवाल था, आई थिंक वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है कि पिछले 8-10 साल में क्या चेंजेस देखे हैं। मैं तो खुद इस इंडस्ट्री में 7 साल से ही हूँ, उससे पहले मैं टेलीकॉम में था। तो मैंने एक बात देखी है कि सबसे बड़ा चेंज ये है, कस्टमर की टाइल रिक्वायरमेंट बहुत बदल गई है। आज से 10 साल पहले हम छोटी छोटी टाइल बनाया करते थे, 8 इंच बाय 12 इंच की, 12 इंच बाय 18 इंच की। आज हम धड़ल्ले से टाइल बेच रहे हैं 6 फुट बाय 4 फुट की, 6 फुट बाय 8 फुट की। तो कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है टाइल से, पहले थी बड़ी फंक्शनल थी कि यार कवर अप कर ली जगह, बुरा नहीं लगता, ठीक ठाक लगता है, वॉल पे टाइल लगानी है, पत्थर नहीं लगा सकता। आज वो एक्सपेक्टेशन जो है टोटली डिज़ाइन की तरफ बदल गई है। कस्टमर कहता है कि मैं फ्लैट नहीं खरीद रहा हूँ,
मैं एक ड्रीम होम खरीद रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी रियल एस्टेट के लोग बैठे हैं, आई थिंक कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले अपना क्लब बनाते हैं और एक सैम्पल फ्लैट बनाते हैं। प्रोजेक्ट तो 5 साल बाद आता है। दे आर सेलिंग ड्रीम्स एंड आई थिंक द टाइल इंडस्ट्री हैज़ ऑल्सो इवॉल्व्ड, हैज़ ऑल्सो चेंज ड्रामेटिकली इन द लास्ट 5-10 years to participate in and to help deliver that exceptional dream to the customer, not just about a functional floor covering जो आप कुछ भी कर सकते हैं। सीमेंट का भी फ्लोर बनता है, क्या बुरा है, काम तो वो भी करता है। तो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट चेंज कि किस तरह से हमारे कस्टमर्स की रियल एस्टेट जो कंज्यूमर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस रियल एस्टेट इंडस्ट्री से बदली हैं। टाइल की बात करूं तो साइज़ ऑफ टाइल्स मैंने बोला, जिस तरह की हम फिनिशेस आज बना रहे हैं, बेबी फिनिश, अलग अलग तरह की मार्बल फिनिश, हमने अभी 3 महीने पहले करीब 16-17 डिफरेंट यूनिक फिनिशेस लॉन्च की हैं, जिसको आप आंख बंद करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल एक नेचुरल पत्थर की तरह है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं एंड आई थिंक दिस ट्रेंड विल continue becoming bigger and stronger, and we at Orient Bell will try to partner the real estate industry in delivering these dreams, not just the tile product. Thank you. एस्पिरेशनल इंडिया की आप मांग और चाहत को पूरा कर रहे हैं। Absolutely. गजेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हमने बात की कि आप लोगों ने कैसे इंडस्ट्री को बदलते हुए आप देख रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, पर सरकार की वो कौन सी नीतियाँ हैं जो आपको लगता है जिसने नए इंडिया के रास्ते को बहुत ही सुखद बनाया या इसे इस मुकाम तक ले आया कि हम बात करें कि हम डेवलपिंग से अब डेवलप्ड नेशन की तरफ वो बिग स्टेप उठाने वाले हैं? So, thank you, Priyanka ji. I think to answer this question, I would like to share one great initiative which was started by Piyush Goyal ji in 2021. And I'm talking about National Single Window System, NSWS. इसको अब धीरे धीरे लोग जानने लगे हैं और ये एक mature shape में आने लगा है. So I'm very happy to share today that 32 central government ministries and 28 state has been onboarded on this NSWS, and almost 664 state approvals, central approvals, and almost 6,300 something state government approvals. Slightly less than 7,000 approvals can be applied and obtained through National Single Window System. मुझे इससे बड़ा रिफॉर्म जो है अभी के रिसेंट 2-4 सालों में नहीं दिखता। जब हम बात ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की करते हैं या जब हम चाहते हैं कि सरकार जो है हम पॉलिसी में कुछ हेल्प लेके आएँ और सरकार जो है वो आगे आए। रियल इस्टेट सेक्टर की अपनी एक बहुत बड़ी लिस्ट रहती है और उसमें सबसे बड़ा लैंड एक्विजिशन अभी आपने बात किया था और प्रोजेक्ट अप्रूवल्स को लेके। तो ये प्रोजेक्ट अप्रूवल्स के लिए आप देखिए ईसी अप्लाई के लिए हम परिवेश पोर्टल और इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्रीज़ की साइट के थ्रू हम करते रहे हैं। बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा कि ईसी अप्लाई करने के लिए अब आप NSWS चले जाइए। NSWS का एक और फ़ायदा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की एक विंग है, वो इस चीज़ को मॉनिटर करती है कि जितने एप्लीकेशंस उनके थ्रू गए हैं, इट्स लाइक एन IT एप्लीकेशन विद अ टर्न अराउंड टाइम व्हेन दे फॉलो अप विद द रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज़ की एप्लीकेशन गया तो इसका अप्रूवल टाइम से क्यों नहीं हो रहा है, and what are the bottlenecks, and once in a month secretary DPIIT take a call conference with the respective secretaries of those ministries. So private project के लिए गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज फॉलो करेंगे अनदर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज से, ये दिन हमें देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत फैंटास्टिक इनिशिएटिव है, ये मैं चाह रहा था कि मैं ज़रूर शेयर करूं। जब हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन करते हैं तो हम गवर्नमेंट की बहुत अच्छी बातों को लेके आना चाहिए। मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी बात है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज द फ्लेवर ऑफ दिस सीजन। बट ये कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं। मैं बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट मी से अब एक्सपेक्टेशन क्या है। बिल्कुल बिल्कुल हम जानना चाहते हैं। हम लोग अभी कॉफ़ी ब्रेक में बात कर रहे थे, क्लिंकर पे 28% GST है, सीमेंट में 28% GST है। ये हमारे को थोड़ा अनकम्पिटिटिव कर देती है, स्पेशली अगर हम नेबरिंग कंट्री में एक्सपोर्ट देखना चाहें। बट सीमेंट की बात नहीं करते हैं, बट ये इनपुट की अगर कॉस्ट ज़्यादा होती है तो रियल इस्टेट और अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर पे उसका असर आता है। तो मुझे लगता है GST को देखना चाहिए। इनकम टैक्स की लिमिट काफ़ी समय से वो 2 लाख चली आ रही है, अगर उसको बढ़ाते हैं तो अफोर्डेबल सेगमेंट पे एक टैक्स ब्रेक मिलता है। अफोर्डेबल हाउसिंग जो मेट्रो सिटीज़ के अंदर है वो 45 लाख का एक है, आई थिंक वो रिवाइज करने की ज़रूरत है।
सो देर आर कपल ऑफ अदर थिंग्स यू कैन टॉक अबाउट. सस्टेनेबल जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको अडॉप्ट करती है. आप देखिए अपने DLF की ज़्यादातर ऑफिसेज आप देखिए सब ग्रीन प्लेटिनम सर्टिफिकेशंस हैं. तो ये इनको एनर्जी इफ़िशियंसी को लेकर के जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो फॉलो होती हैं. तो इनको जब कोई इनकरेज करने की ज़रूरत है. ये इस पे जो टेक इंटीग्रेशन हो रहा है, सस्टेनेबल practices need to be incentivized by the government. True. So these are some of the asks which we can think of it. But I'm very happy to see because मैं इसको फॉलो अप कर रहा हूँ NSWS को और 17 स्टेट आ गए. अनुराग जैन यूज्ड टू टेक अ कॉल एंड शेयर विद अस DPIT सेक्रेटरी एंड देन बट दिस इज़ वन ऑफ द पाथ ब्रेकिंग जो आने वाले टाइम में. अभी इसमें ज़्यादा है कि कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है एंड यू गो एंड NSWS में आपकी कंपनी फटाक से बन जाएगी, आपकी GST रजिस्ट्रेशन तुरंत आ जाएंगे, आपका फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. ये सब ज़्यादा है. लेकिन इसके साथ बहुत कुछ जो है वो एग्जिस्टिंग इंटिटीज़ और एग्जिस्टिंग लार्ज इंटरप्रेन्योर के जो फर्दर अप्रूवल्स और M&As एंड एक्विजिशंस और न्यू प्लांट सेटअप्स वो भी उसमें कवर हो रहे हैं और अब वो मैसिव उसी तरफ जा रहे हैं. तो ये मैच्योरिटी की तरफ बढ़ा है. सो नीतिगत बदलाव एक जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वो इंडस्ट्री को पसंद आ रहा है. GST और टैक्सेस को लेकर के मुझे लगता है एक आम आदमी हो या फिर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ हमारे मन में चाहते रहती है. क्यों प्रताप से शायद यहाँ पर अग्री करेंगे मुझसे. रेणुका मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अब जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है, टाउन प्लानिंग में भी टेक्नोलॉजी एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है. आप लोग टेक्नोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं टाउन प्लानिंग में? Yes, and I can very proudly say that we are one of the department in Haryana wherein we have a complete one IT wing which looks after all our online applications, online permissions which are applied. And lot of permissions are granted online only. Change of land use CLU आपने नाम सुना होगा, जो कि एक काफ़ी हुआ बना हुआ था पिछले कुछ समय पहले कि लोगों को पता नहीं था कि पॉलिसीज़ क्या हैं, कहाँ अप्लाई करें, कैसे क्या करें. तो हमारे विभाग की एक कंप्लीट वेबसाइट है जिस पर पूरे हमारे विभाग के डिपार्टमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हैं, एक्ट हैं, रूल्स हैं, डेवलपमेंट प्लान्स हैं, प्रत्येक शहर के कंट्रोल्ड एरिया प्लान्स हैं, एग्जिस्टिंग लैंड यूज़ प्लान्स हैं, आप सभी उसको डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर देख सकते हैं. डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आप लॉग इन करके आप जिस भी प्रकार की जो भी परमिशन लेना चाहते हैं उसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. तो ये एक अग्रणीय कदम है पिछले कुछ समय से और ये बहुत सक्सेसफुली मॉनिटर हो रहा है और कार्यान्वित हो रहा है. ये ऑन ग्राउंड सिर्फ ऑन पेपर या ऑन सॉफ्ट कॉपी नहीं, सॉफ्ट में ही नहीं है, ये एक्चुअली में हो भी रहा है. आपकी सभी पेमेंट्स जो हैं वो विभाग की ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं. तो उस वे में काफ़ी अवेयरनेस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जा कर के रियल इस्टेट के जो भी आपके एक्सपर्टाइज करना चाहते हैं तो वो डिपार्टमेंट की पॉलिसीज़ को स्टडी कर सकते हैं. नहीं तो पहले असेसिबल नहीं होती थी चीज़ें, तो उस वे में काफ़ी असेसिबल हो गया है. अब आती है बात कि टेक्नोलॉजी को ये तो यूज़र फ्रेंडली उस वे में यूज़ हुआ. अब डिपार्टमेंट अपने कार्य क्षमता को कैसे बढ़ा सकता है वो ऐसे कि जो डेवलपमेंट प्लान्स हैं वो हमारे GIS बेस्ड बनने शुरू हो गए हैं. कंप्लीट IT विंग है GMDA के अंदर भी जो कि पूरी ग्राउंड ट्रूथिंग उनका सारा इंडेक्सिंग कर रही है सारी चीज़ों को. तो हमारे जितने भी रेवेन्यू प्लान्स हैं वो सारे GIS बेस्ड बन रहे हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर अमृत के अंडर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार है, वो उसको कम्प्लीटली उस तरीके से उसको हम टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर रहे हैं. राइट. तो ट्रांसपेरेंसी और ईज़ ऑफ डूइंग यहाँ पर भी आता है. मिस्टर गुप्ता, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आप क्या वो चीज़ है जो आपको लग रहा है कि न्यू इंडिया के लिए एक बड़ी चुनौती और इसे एड्रेस करने की ज़रूरत है? ओके प्रियंका, आई थिंक आपसे पहले जो लेडी बोल रही थी उन्होंने एक आंकड़ा दिया था कि विकसित भारत बनने के लिए 15% इंडिया की GDP विल कम फ्रॉम रियल एस्टेट, जो आज की तारीख में करीब 7-8% है. स्टैटिस्टिक्स थोड़ी बोरिंग होती है तो आई जस्ट काइंड ऑफ 8% to 15%, 25 years doesn't sound too attractive. Let me just break it down into a number. 8% से 15% जाने के लिए हम बात कर रहे हैं शायद 4 से 5 लाख करोड़ की इंक्रीमेंटल ग्रोथ. मतलब इंडस्ट्री आज से 25 साल बाद 4 से 5 लाख करोड़ रुपए बड़ी होगी. तो
मेरे हिसाब से जो बातें अभी हुई हैं, ट्रांसपेरेंसी की बातें हुई हैं, टेक्नोलॉजी की बातें हुई हैं, मेरे हिसाब से ये ग्रोथ केवल उन चीज़ों से नहीं हो पाएगी जो हम आज तक करते आए हैं। टेक्नोलॉजी का इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। एंड आई थिंक द वे वी आर डूइंग थिंग्स विल ऑल्सो टोटली ड्रामेटिकली चेंज। Land availability is going to be definitely lesser than what it is today. Pressure on environment, sustainability and all will be far bigger than what it is today. So I think another big thing is, which is kind of directly connected to your question, is availability of labor. Today, India's construction business, they are the biggest employers of people next to agriculture. Second biggest employer is construction. लेकिन population growth slow हो रही है, तो ये availability of manpower will not be as good as what it is today. I think some people in developed countries, some builders are already talking about it, and अगले 5-7 साल में availability of manpower will be much lesser than what it is today for our real estate companies, construction companies. तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा चेंज जो ये चाहिए होगा, जिसके बारे में हम शायद अभी इतने जागृत नहीं हैं एज एन इंडस्ट्री, एज एन गवर्नमेंट, is how do we increase the productivity of our construction labor? Right. How do we plan for a day 5 years, 10 years down the line when construction labor is not easily available? तो क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, क्या हम ट्रेनिंग और स्किलिंग पे काम करेंगे? तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग, एंड इट ऑल्सो लिंक्स इन with the biggest challenge which I think the country has today. Okay. Swami So ji ne labor concern is one thing that you want to see to be addressed, in the coming years. Absolutely, yeah. Okay. So I'm just towards wrapping up this session. So one last question to all of you. One single question to all of you. New India में आप क्या देखना चाहते हैं? Mr. Gajendra, आपसे शुरू करते हैं. एक short and sweet answer so that we could just wrap up the session then. एक इनिशिएटिव बड़ा अच्छा जो 9 प्रायोरिटीज़ बजट में निर्मला सीतारमण जी ने रखा था, उसमें एक नेक्स्ट जन रिफॉर्म में एक रिफॉर्म ये था कि लैंड रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन लाना है इस लेवल पे कि हर आदमी का आधार लिंक लैंड प्रॉपर्टीज़ हो, और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी का भी अगर कोई मालियत है, किसी भी ऑनरशिप है, तो वो वहाँ पे आप ऑनलाइन ही चले जाएं, देख लें। और ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है, ये रियल इस्टेट सेक्टर के लिए गेम चेंजर है, ये लैंड एक्विजिशन के बहुत सारे डिस्प्यूट्स को ख़त्म करेगा। तो मैं, चूँकि आपने कहा एक स्वीट, ये बड़ी पॉजिटिव सी इनिशिएटिव है और ये हमें हमारे आंखों के सामने होती दिख रही है, गवर्नमेंट का फोकस भी है। तो मैं वही दिन वेट कर रहा हूँ कि जिस दिन हम अपना आधार नंबर डालें एक पोर्टल पे और मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट आ जाए, और ये हम किसी भी जगह जाएं और हमारे को कहीं 70 एकड़ लैंड चाहिए, कहीं 100 एकड़ लैंड चाहिए, और हमारी सारी डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन हो जाएगा, तमाम तरह के फ्रॉड बंद हो जाएंगे। तो मुझे लगता है, मैं अगर इंडस्ट्री रिप्रेजेंट करता हूँ और सबसे बड़ा मेरे ख्याल से रियल इस्टेट के लिए भी लैंड ही सबसे बड़ा इशू रहता है एक्विजिशन को लेके, और सीमेंट्स इंडस्ट्री में भी सबसे बड़ा इशू लैंड ही है और उसका एक्विजिशन ही है। सो मैं वही दिन चाहूँगा कि अगर ये हो जाता है, और आई एम श्योर होगा, 100% होगा ही, हम उस दिशा में चल ही रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक है कि जिस दिन हम ये एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाते हैं, ये एक पाथ ब्रेकिंग होगा और ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा। ये अदर कंट्रीज़ में है, लेकिन हम प्रॉब्ली जो चीज़ें, चूँकि लेट कम मेक्स बेटर, हमारी मेट्रो जो है वो शायद कैलिफोर्निया के मेट्रो से ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि हम लेट में आए तो हमारी सारी टेक्नोलॉजीज़ एडवांस है। तो मुझे लगता है हम ये जो चीज़ें लेके आ रहे हैं अब, और हम जो लास्ट एंट्री कर रहे हैं, तो हम बहुत बेस्ट फैशन में आ रहे हैं। Right. वो आई एम लुकिंग तो आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज पर नहीं देख रहे हैं, लेट मूवर एडवांटेज जो है उस पर आपको लग रहा है, और मिलना चाहिए एडवांटेज, बिकॉज यू कैन लर्न फ्रॉम अदर एक्सपीरियंसेस, एंड दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट थॉट। मैम, आप क्या चाहती है न्यू इंडिया में? 2 एस्पेक्ट्स हैं। पहले तो मैं स्वामी जी की बात से ही शुरू करूंगी। जो न्यू इंडिया एस्पेक्ट में सबसे पहले एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सिटीज़न,
मेरे मुख से सुनना आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि ऐसी बातें स्वामी जी ने कहीं तो हमें ज़्यादा समझ में आती हैं, एक आम जन जब कहता है तो नहीं समझ में आती, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि एज़ अ सिटीज़न, एज़ अ ह्यूमन बीइंग, पहले अगर न्यू इंडिया में सब अपने आप को उस तरीके से आध्यात्मिक तरीके से और हर तरीके से सक्षम करें तो वो अपने आप ही एक नव भारत के निर्माण में बहुत बड़ी बात है। हम एज अ गवर्नमेंट एजेंसीज़, हमें एनफोर्समेंट की ज़रूरत ही ना पड़े, हम सेल्फ एबाइडिंग सिटीजन्स बने, हम अपने आप में कानून को समझें, पॉलिसीज़ को समझें और हम ऐसी अवहेलना ही ना करें कि किसी एजेंसी को उसे मॉनिटर करने की ज़रूरत पड़े। तो नव भारत में अगर हम ऐसे सिटीजन्स बने तो आई थिंक वो एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि होगी। बाकी आने वाले समय में मैं ज़रूर ये सोचती हूँ और मेरा मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, इकोनॉमी वाइज इंडिया विल डेफिनेटली बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन। आप देख ही रहे हैं किस तरीके से हम अपने गुड़गांव शहर की बात करें तो आज मुंबई की रियल स्टेट को हम यहाँ पर बीट कर रहे हैं। तो मेरा दायरा शायद थोड़ा सीमित है, मैं हरियाणा तक ही सीमित होकर के रह जाती हूँ। तो उस वे में मैं बिल्कुल कहूँगी कि हरियाणा काफ़ी आगे निकल रहा है और आगे भी जाएंगे हम, और गुरुग्राम स्पेसिफिकली विल आउटशाइन इन नॉट जस्ट ऑन दी नेशनल पोर्टल बट ऑन दी इंटरनेशनल ग्लोबल पोर्टल। तो बाकी जो सर ने बात कही, जो डिटेल ऑफ लैंड एट अ क्लिक ऑफ बटन, we are definitely working, revenue department is working and it will be in place in near future only, it's not very far now. चलिए, so I think सर आपको assurance भी मिल गया कि जो आप मांग कर रहे हैं उस पर work in progress है। Last but not the least, Mr. गुप्ता, आप न्यू इंडिया में क्या देखना चाहते हैं सुंदर खूबसूरत टाइल्स के अलावा? सो प्रियंका, मैं क्योंकि हम यहाँ बिल्डिंग इंडिया की बात कर रहे हैं, काफ़ी रियल एस्टेट से लोग हैं, तो मैं उसी के बारे में एक बात कहूँगा। मेरी एक ही विश लिस्ट है कि कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू अनलॉक अ लॉट ऑफ फाइनेंसिंग, अ लॉट ऑफ अदर सॉल्यूशंस फॉर द इंडस्ट्री एंड हेल्प अस ग्रो फ्रॉम दैट 7% to 15% of GDP. That's it. Thank you so much, gentlemen. आप लोगों ने yes, before you wrap please. up, I think just would like to add with the gentleman colleague which we were saying here at the panel. ये बहुत अच्छी बात है कि कई सारी चीज़ें जो है वो डिमांड को लेके और ये हम देख रहे हैं, बट रियल एस्टेट सेक्टर में I'm sorry, Mr. Gupta, what was the last point? I'm just missing. I was just trying to add there. I was just saying that construction industry को एक industry का this is where I was coming actually. I'm sorry, I lost in the thought. Apology for that. So जो industry infrastructure sector की जो बात इन्होंने कही है, see real estate जो है वो second biggest employer है। आप देखेंगे तो 7.3% GDP का कंट्रीब्यूटर तो है ही है, मोर देन 7 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। ये बहुत स्ट्रांगली बात, ये हम कई बार कई फोरम पे उठा चुके हैं, हम लोगों ने खुद जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग में ये बात कही है, और ये बहुत स्ट्रांगली मैं रिपीट करना चाह रहा था, इसीलिए मैंने इंटरप्ट किया कि रियल एस्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देना ही चाहिए। रियल एस्टेट 7.34% आज कंट्रीब्यूट कर रहा है। अलोन इन टाइम्स टू कम इन नियर फ्यूचर रियल एस्टेट अकेले 15% GDP का कंट्रीब्यूट करेगा। और जब हम ये अभी 3.5 ट्रिलियन इकॉनमी से 5 ट्रिलियन इकॉनमी एंड 3 साल में हम अभी थर्ड लार्जेस्ट टेक ओवर करेंगे, 2030 में हम 7 ट्रिलियन इकॉनमी होंगे। ये जो रास्ता जा रहा है इसमें रियल एस्टेट बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है और करेगा, और कर रहा है, ऑलरेडी कर रहा है। करेक्ट। आप देखिए, आप नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं तो गुड़गांव के टावर्स जो है वो अपने आप में बताते हैं कि रियल एस्टेट ने क्या चेंज किया है। तो रियल एस्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का दर्जा मिलना ही चाहिए। आई जस्ट वांटेड टू रिपीट एंड वेरी स्ट्रांगली वांटेड टू पुट दिस वर्ड। थैंक यू फॉर रेजिंग दिस सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एंड आई थिंक यही पर्पस है हमारा कि इस तरह के थॉट्स जो हैं वो हम उस पर बातचीत कर सकें। होप्स, एस्पिरेशन, डिमांड्स, सभी कुछ इस प्लेटफॉर्म पर हम लेकर आ रहे हैं। थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लीज टेक योर सीट।